अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर व्यूअर्स, हम लोगों ने एंग्लो नॉर्मन एज के ऊपर एमसीक्यूज कवर कर रहे थे और उसका पहला वीडियो पहले पार्ट में हम लोग जोफ्रे चौसर तक आते हैं, तमाम की तमाम एज को डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि जोफ्रे चौसर जो था वो लास्ट में आता है। ही कम्स इन 1340 और 1350 में वैसे एंग्लो नॉर्मन एज एंड भी होती है। उसके बाद इस एज को चौसरियन एज भी कहते हैं, लेकिन इसको भी इंक्लूड किया जाता है एंग्लो नॉर्मन एज के साथ टिल 1500। जो चौसेरियंस होते हैं, चासर के फॉलोअर होते हैं, उनको भी एंग्लो नॉर्मन एज का हिस्सा कंसिडर किया जाता है। सो डियर व्यूअर्स, आइए स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा आप लोगों को रिमाइंडर दे दूं चौसर के बारे में, क्योंकि अभी एमसीक्यूज चौसर के बारे में होने वाले हैं। चौसर वाज बोर्न इन 1340 एंड ही डाइड इन 1400। तो यहाँ पे हम लोगों ने वीडियो को एंड किया था, लेकिन वन मोर एमसीक्यूज। फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री इज आल्सो जोफ्रे चौसर। सो डियर व्यूअर्स, पहला एमसीक्यूज है इस वीडियो का, दैट इज कैंटरबरी टेल्स इज। ये जो इसने कैंटरबरी टेल्स लिखे थे वो क्या था? ड्रामा था, पोइट्री थी, नॉवेल था, ऐसे था? उस टाइम में ऐसे फेमस थे ही नहीं, तो लिहाजा ये रॉन्ग। नॉवेल उस टाइम में था ही नहीं, और उस दौर में क्या थे? ड्रामाज और पोइट्री थे। लेकिन इसने स्टोरीज लिखी हैं तो वो ड्रामा नहीं है बल्कि पोइट्री है। बाकी सारे के सारे एमसीक्यूज हमारे रॉन्ग होंगे ऑप्शंस। ओनली पोइट्री इज अ करेक्ट ऑप्शन। वर्स फॉर्म में लिखा था। नंबर ऑफ पिलग्रिम्स इन कैंटरबरी टेल्स, उसने पूरी स्टोरी की डिस्क्रिप्शन पूरे एमसीक्यूज कवर करने के बाद दूंगा, ताकि ये इसका रिवीजन भी आप लोगों को फील हुए हो कि ये रिवीजन भी है। नंबर ऑफ पिलग्रिम्स इन कैंटरबरी टेल्स, कितने थे हमारे पास? पिलग्रिम्स कितने थे? पिलग्रिम्स हमारे पास थे 29 डियर व्यूअर्स। कितने? 29। पिलग्रिम्स स्टार्टेड फ्रॉम, मतलब उनकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई और वो जा कहाँ रहे थे, ये सारे एमसीक्यूज में बातें कवर हो जाएंगे डियर व्यूअर्स। पिलग्रिम्स स्टार्टेड फ्रॉम टेबार्ड इन, ये टेबार्ड इन पे स्टे करते हैं, सारे गैदर होते हैं, उससे बाद ये किसी तरफ निकलते हैं, वो आगे नाम आने वाला है। डेस्टिनेशन वाज, और ये कहाँ जा रहे थे, किस तरफ जा रहे थे? दे वर गोइंग टू कैंटरबरी। कैंटरबरी वाज, व्हाट वाज इट? इट वाज अ चर्च related to Thomas Becket. And then we are having their viewers. Host was, who was their host? टेबर्ड इन पे जो जहाँ पे ये स्टे करते हैं वहां पे इनका होस्ट कौन होता था? होस्ट कौन था इनका? वो था हैरी बेले। हैरी बेले वाज देयर होस्ट। एंड देयर दे गेदर एंड देन दे स्टार्ट देयर जर्नी। प्लान्ड टेल्स वर, इन्होंने जो है ये डिसाइड किया था, चौसर ने ये डिसाइड किया था, या इन सारों ने मिलकर डिसीजन ली थी कि यहाँ से वैसे भी पैदल जा रहे हैं जो है उस चर्च तक, तो एक दूसरे को एंटरटेन करते चलते हैं। क्या करते हैं हम लोग? एक दूसरे को स्टोरीज बताते चलते हैं। यहाँ से भी स्टोरीज बताते चलेंगे, वहां से वापसी पे भी एक दूसरे को स्टोरीज बताते बताते वापस आएंगे। सो प्लान टेल्स वर, इन्होंने कितनी स्टोरीज प्लान की थी कि हम लोग यहाँ से जाते हुए भी स्टोरीज बताएंगे, वापस आते हुए भी 120 स्टोरीज बताएंगे डियर। कंप्लीटेड टेल्स वर, लेकिन 120 स्टोरीज जोफ्रे चौसर कंप्लीट नहीं कर पाया। ओनली 24 स्टोरीज आर देयर इन कैंटरबरी टेल्स। फर्स्ट पिलग्रिम डिस्क्राइब्ड, उस स्टोरीज में जो कि जोफ्रे चौसर ने लिखा है कैंटरबरी टेल्स में, उसमें सबसे पहले ये नाइट को डिस्क्राइब करता है फिर इसमें कैंटरबरी टेल्स में। एंड देन लॉन्गेस्ट टेल, इस पूरे के पूरे 24 टेल्स में से कौन सी सबसे लॉन्गेस्ट टेल है? वो भी नाइट्स टेल, इसी की टेल। टेल कहते हैं स्टोरी को डियर व्यूअर्स, दुम नहीं। हाँ, बेस्ट ह्यूमरस टेल इज, जो सबसे ज्यादा ह्यूमरस स्टोरी थी इसमें, मतलब एक हिसाब से हिलेरियस फनी टाइप, थोड़ा सा सेटारिकल, दैट इज नन्स प्रीस्ट टेल वाज द मोस्ट ह्यूमरस एंड यू कैन से बेस्ट टेल। एंड देन वी आर हैविंग अनफिनिश्ड टेल, इनमें से एक टेल आधी रह गई थी, कंप्लीट भी नहीं हुई थी, दैट वाज कुक्स टेल। देन ट्रोइलस एंड क्रीसेड इज, ये क्या था? ये भी चौसर का लिखा गया वर्क है, दैट इज अ ट्रेजेडी डियर व्यूअर्स। लेकिन आप लोगों को अभी मैं थोड़ा सा जोफ्रे चौसर की कैंटरबरी टेल्स के बारे में बताऊं, थोड़ा सा रिवीजन कर दें। जोफ्रे चौसर ने प्लान किया था कि 120 स्टोरीज हम लोग लिखेंगे, और कितने पिलग्रिम्स थे? 29। लेकिन उनका होस्ट भी था तो वो हो गए 30। लेकिन फिर जोफ्रे चौसर खुद भी है तो ये फाइनली बन जाते हैं 31। कितने होते हैं? 31। 29 पिलग्रिम्स एंड जो है वन जो था उनका होस्ट, और लास्टली ये खुद भी उसमें इंक्लूड किया जाए तो 31 थे। ठीक, और प्लान्ड स्टोरीज कितने थे? 120। लेकिन पूरे कितने हुए? ओनली 24 स्टोरीज। उनमें लॉन्गेस्ट स्टोरी किसकी थी? नाइट्स टेल। और सबसे जो पहले बंदा डिस्क्राइब होता है वो भी नाइट ही होता है। एंड देन द अनफिनिश्ड टेल वाज कुक्स टेल।
और एक और बात, इन्होंने ये भी डिसाइड किया था कि यहाँ से जाते हुए और वापस आते हुए जिनकी स्टोरी सबसे सुपर्ब लगी वापस आके इसी इन में उसका खाना फ्री होगा। ये उनका क्या था, रिवार्ड था, जो अगर ज़बरदस्त स्टोरी बताएगा। वैसे ये बहुत अच्छा सीन है एक हिसाब से, अच्छी प्लानिंग थी। अगर हम भी अपनी लाइफ में ऐसे करें तो लोगों को कोई टास्क दे दें, रिवार्ड भी दे दें कि ये आपका रिवार्ड होगा, इस वजह से आप ये काम करके आएँ, तो वो बंदा इंटरेस्ट के साथ काम करता है। सो आप भी कुछ रिवार्ड मुझे देंगे तो मैं भी अपनी इंटरेस्ट फुल एफर्ट्स जो है इसमें डालूंगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे और शेयर करने की कोशिश करेंगे ताकि बहुत सारे लोग इससे बेनिफिट भी लें और बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा हो और मुझे भी प्लस में फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच डियर व्यूअर्स। एंड देन वी आर हैविंग नंबर ऑफ बुक्स इन ट्रोइलस। ये ट्रोइलस ट्रेजेडी जो है ये एक बुक पे मुश्तमिल नहीं है, 2 पे भी नहीं है, 3 पे भी नहीं है, 4 पे भी नहीं है, लास्टली हमारे पास ऑप्शन है 5। ये 5 बुक्स पे मुश्तमिल ट्रेजेडी है। पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, ये किस तरह का वर्क है उसका, ये उसका ड्रीम विजन है। ड्रीम विजन मतलब वो अपने ख्वाब में जो विजन होता है इंसान के, वो ख्वाब वाला विजन बता रहा होता है, नरेट कर रहा होता है, ड्रीम विजन अपना। एंड देन हाउस ऑफ फेम इज आल्सो अ ड्रीम विजन डियर व्यूअर्स। ये क्या था ड्रीम विजन, किस तरह, मतलब वो आप कह सकते हो कि बंदे ने ख्वाब में कोई ऐसी स्टोरी देखी, वही अपनी स्टोरी नरेट कर रहा हो। जैसे कि डियर व्यूअर्स एस टी कॉलरेज ने भी एक ड्रीम पोइट्री लिखी है, ख्वाब में उसे जो पोइट्री आई, तो वो कौन सी पोइट्री थी जिसने चाइनीज किंग के ऊपर उसने लिखा है, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि एस टी कॉलरेज ने कौन सी ऐसी पोइम थी जो उसके ख्वाब में आई थी और ख्वाब वाली पोइट्री उसने डिपिक्ट करके लिखी थी और फेमस उसकी ये पोइट्री है, पोइम है। लेजेंड ऑफ गुड वुमेन रिटन बाय, लेजेंड ऑफ गुड वुमेन किसने लिखा था, वो भी जोफ्रे चासर ने लिखा था डियर व्यूअर्स। अगला है हमारे पास चौसर इन्फ्लुएंस्ड बाय, ये इसको किसने इन्फ्लुएंस किया था राइटिंग की तरफ आने के लिए, या इस तरह की ज़बरदस्त मास्टरपीस लिखने के लिए, या इस तरह के अपने लिटरेरी स्किल्स को यूज़ करने के लिए, सही तरीके से यूज़ करने के लिए ये किन से इन्फ्लुएंस हुआ था, ये किसी के वर्क से इन्फ्लुएंस हुआ था। वो था दांते का डिवाइन कॉमेडी और पेट्रार्क का, पेट्रार्क के सोनेट्स वगैरह जो लिखे गए थे उसके जो वर्क्स थे उनसे इन्फ्लुएंस, पेट्रार्क के राइटिंग स्टाइल से और बुकेशो के भी राइटिंग स्टाइल से ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था। डियर व्यूअर्स हम कह सकते हैं कि ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑल ऑफ दीज इटालियन राइटर्स। And then why? Because he went to Italy as well, he went to France as well, he went to so many countries because he held so many, you can say, professions. He was not just a literary figure, he was, you can say, holding so many positions in the society. Chaucer wrote in, he was famous for writing in medieval English, dear. Then we are having Chaucer also was a diplomat, civil servant or poet. आप कह सकते हैं he was all. He was a poet as well, writing poetry, and he was a civil servant as well, and he was a diplomat. Dear viewers, ये 3 किंग्स के अंडर सर्व भी करता है, जिनमें जो है हेनरी है, एडवर्ड है और रिचर्ड है, लेकिन ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड मुझे पता नहीं, शायद याद नहीं आ रहा। सो डियर व्यूअर्स अगला हमारे पास है ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ मिडल इंग्लिश। ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ मिडल इंग्लिश हु वाज ही, दैट इज आल्सो जोफ्रे चौसर। अगला हमारे पास है कैंटरबरी टेल्स कंटेन्स, उसमें कितनी स्टोरीज थी, 1 2 तो नहीं थी, 24 स्टोरीज थी, तो हम इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा मेनी स्टोरीज। द स्टोरी टेलिंग कंपटीशन वाज प्रोपोज्ड बाय, ये किसने प्रपोज किया था कि जो है ये स्टोरी की कंपटीशन की जाए और इस कंपटीशन की वजह से जो भी वापस आएगा उसको हम खाना देंगे या फ्री मील देंगे। दैट वाज योर होस्ट who actually gives this, you can say, opinion that we are to hold a competition between all these pilgrims when they will tell wonderful stories. If they won, then they will be given free meal. And then we are having the host's name was, host का नाम क्या था, हैरी बेले था डियर व्यूअर्स। द नाइट रिप्रेजेंट्स, नाइट किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा था, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया किंग्स क्वीन और जो नाइट्स होते थे वो नोबिलिटी से बिलोंग करते थे। 3 स्टेट्स थे ना, जैसे कि फॉरेन से सब कह सकते हैं, पिरामिड बनाते हैं। पहले जो लास्ट स्टेज था उसमें थे पीजेंट्स या कॉमन पीपल थे, ठीक है, गरीब लोग, गरीब वैसे भी नीचे ही होते हैं, ठीक है। एंड देन वी आर हैविंग क्लर्जी पीपल, और क्लर्जी के बाद जो अपर स्टेज पे था वो थे नोबल्स, जिनमें किंग्स और ये नाइट्स वगैरह आते थे। टीवीएस पार्सन रिप्रेजेंट्स, पार्सन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, पार्सन रिप्रेजेंट्स आइडियल क्लर्जी, वो आइडियल क्लर्जी को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि ही वाज अ ग्रेट पर्सन, ही वाज अ ग्रेट पर्सन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, आइडियल क्लर्जी।
Then we are having Chaucer wrote about how many languages? In how many languages he wrote? सॉरी, चौसर wrote about how many pilgrims? उसमें जो pilgrims थे वो टोटल कितने थे? आप लोगों को मैंने बताया अभी सही। दो तो, एक तो होस्ट था, एक ये खुद चौसर था, लेकिन उसमें 29 दूसरे pilgrims थे। तो करेक्ट ऑप्शन इज 29। ही wrote about 29 pilgrims। Thence we are having Chaucer used which dialect? चौसर का डायलेक्ट कौन सा था? वो था ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट, आप कह सकते हो। ईस्ट मिडलैंड, मिडलैंड मर्सिया में आप कह सकते हो। मर्सिया जो है इंग्लैंड के तमाम आप नक्शा उठा के देख लेंगे तो मर्सिया जो हेप्टार्की इन्होंने इस्टेब्लिश की थी, 7 किंगडम्स इस्टेब्लिश की थी एंग्लो सैक्सन वालों ने। तो उसमें जो हम लोगों ने आप लोगों को, जिसमें मैंने आप लोगों को न्यूज़ कैम्प वाला एक्रोनिम बताया था, न्यूज़ कैम्प, उसके मुताबिक ये 7 किंगडम्स जो थी, मर्सिया इज इन द मिड्स ऑफ इंग्लैंड। सो ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट था किसका? चौसर का। डियर व्यूअर्स, चौसर्स टाइम मार्क्स द राइज ऑफ, जब चौसर का दौर था तो कौन सी लैंग्वेज बहुत ज्यादा उरूज पे आ रही थी या जो है प्रमोट हो रही थी? दैट वाज मिडल इंग्लिश। मिडल इंग्लिश लिटरेचर डेवलप्ड आफ्टर, ये कब डेवलप होती है? ये नॉर्मन कन्क्वेस्ट के बाद जो है डेवलप होना शुरू होती है, मतलब उसके बाद मिडिल इंग्लिश प्रमोट होती है। मिडिल इंग्लिश कैसे आई वैसे अगर देखा जाए तो देखें, यहाँ पे पहले एंग्लो सैक्सन वालों की लिटरेचर थी और यू कैन से ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज थी। जब न्यू लैंग्वेजेस आई, लैटिन आई, फ्रेंच आई, यहाँ पे नॉर्स लैंग्वेज आई, नॉर्मन लैंग्वेज, तो ये मिक्सअप हो गई। मिक्सअप होकर इंग्लिश की वोकेब भी बहुत बढ़ती गई, उसका स्ट्रक्चर रिफाइन हो गया, उनकी पोइट्री रिफाइन हो जाती है और बहुत सारे वर्ड्स भी आ जाते हैं। तो इस वजह से ये एक हिसाब से लिटरेचर भी बहुत ज़्यादा प्रमोट होती है, लेकिन उस लिटरेचर को मिडिल इंग्लिश कहते हैं। मिक्सचर ऑफ सो मेनी लैंग्वेजेस है यहाँ पे। सो फ्रेंच लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा इम्पेक्ट करती है ओल्ड इंग्लिश को। फ्रेंच इन्फ्लुएंस इनरिच्ड इंग्लिश, इसने क्या किया? ग्रामर को ज़्यादा प्रमोट नहीं किया बल्कि वोकेब को बहुत ज़्यादा इन्हेंस किया था। इतनी ज़्यादा वोकेब हो गई इंग्लिश लिटरेचर की, ओल्ड इंग्लिश की, कि अभी इंग्लिश मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रही थी, मिडिल इंग्लिश में कन्वर्ट हो चुकी थी। Then dear viewers, we are having medieval literature was mostly, ये पूरी की पूरी रिलीजियस थी, ज़्यादातर रिलीजन ही इसमें जो है डिस्कस हुआ है। और आप देखें वो जो सरमन्स लिखे गए, वो जो वॉयेज ऑफ सेंट ब्रेंडन था जो हम लोगों ने पढ़ा पास्ट वीडियो में, ब्रेंडन जो बंदा था वो हीवन के बारे में वो कहता है कि मैंने जन्नत देखी अटलांटिक ओशियन में, और वो उसका जो लिटरेचर था, उसकी जो टीचिंग्स थी वो भी डिडेक्टिक थी, मतलब मॉरल लेसन्स टीच कर रहे थे, मिरेकल, मॉरलिटी, और जो हमारे पास मिस्ट्री प्लेज हैं वो भी क्रिश्चियनिटी को प्रीच करने के लिए लिखे गए थे। और बाकी जो वर्क्स थे वो भी तकरीबन रिलीजियस ही थे। जैसे कि हमारे पास एक और वर्क भी था बहुत ही ज़्यादा प्योरली रिलीजियस, होमिलीज जो लिखी गई थी। होमिलीज कहते हैं सरमन्स को, जो सरमन्स लिखे गए थे, शॉर्ट सरमन्स, वो कौन से थे शॉर्ट सरमन्स? डियर व्यूअर्स, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन सा वर्क था जिसमें बहुत सारे शॉर्ट सरमन्स लिखे गए थे जो कि रिलीजियस वर्क्स थे। तो ये क्या था? मेडिवल लिटरेचर मोस्टली वाज अबाउट रिलीजन। एंड देन वी आर हैविंग एक एलिगोरी मीन्स, एलिगोरी आप लोगों को पढ़ाया था। एलिगोरी डजंट गिव सरफेस मीनिंग, सरफेस मीनिंग तो उसकी और होती है, लेकिन इसका जो एक्चुअल लेसन होता है वो उसकी हिडन मीनिंग होती है, कि हिडन मीनिंग उसकी क्या निकल रही है उस वर्क की, ज़्यादा अहमियत वो उसकी हिडन मीनिंग रखती है। मिडिल इंग्लिश पीरियड रफली एंडेड इन, ये कब एंड होता है? 1500 में। डियर व्यूअर्स, जो एलिगोरीज हैं बहुत ज़्यादा फेमस एलिगोरीज हैं, आप लोगों को बता दूं, जॉन मिल्टन की जैसे पैराडाइज लॉस्ट है, उसको भी आप पढ़ लें तो सरफेस पे आपको कोई और मीनिंग दे रही होगी कि इट्स अ टसल बिटवीन गॉड एंड सैटर्न, बट इट इज़ एक्चुअल डिपिक्शन ऑफ द किंग ऑफ दैट टाइम पीरियड एंड दोज पोइट्स एंड दोज हु ऑब्जेक्टेड एंड अपोज द किंग, दैट इज अबाउट देम, नॉट अबाउट गॉड एंड सैटर्न। एंड देन डियर व्यूअर्स, वी आर हैविंग द वार ऑफ रोजेस वीकेंड, ये किसको कमजोर करता है? वार ऑफ रोजेस टू फैमिलीज के दरमियान होता है, इंग्लैंड की फैमिलीज होती हैं, हाउस ऑफ लंकास्टर एंड हाउस ऑफ यॉर्क, तो डेफिनेटली इट विल इम्पैक्ट व्हाट? इट विल इम्पैक्ट इंग्लैंड। एंड देन वी आर हैविंग प्रिंटिंग प्रेस हेल्प्ड स्टैंडर्डाइज, एंड देन प्रिंटिंग प्रेस हेल्प्ड स्टैंडर्डाइज, किस चीज़ को स्टैंडर्ड करने में जो है प्रिंटिंग प्रेस ने हेल्प किया था? दैट वाज टू मेक लैंग्वेज स्टैंडर्डाइज्ड। एंड देन वी आर हैविंग medieval ballads were mainly about, medieval ballads किस चीज़ के बारे में थे? दे वर अबाउट कॉमन पीपल। डियर व्यूअर्स, कॉमन पीपल कौन थे? मतलब कि वो अपने आप में एक हिसाब से सॉन्ग्स कंपोज करते थे, और जो उनके नाइट्स हुआ करते थे, जो हीरोज़ हुआ करते थे, वो जब वापस आते थे उनकी विक्ट्री के बारे में सॉन्ग कंपोज करके खुद गाते थे, सिंगिंग करते थे, पार्टिसिपेट करते थे। सो मीन ये ज़्यादातर जो फंक्शन था ये कॉमन पीपल का ही था, लेकिन ये था विक्ट्रीज के ऊपर। देन वी आर हैविंग रॉबिन हुड। रॉबिन हुड इस टाइम का एक फेमस यू कैन से बैलेड है, और ये किन को सपोर्ट करता है? ये पुअर पीपल को सपोर्ट करता है।
पुअर लोगों के बारे में है रॉबिन हुड। ये इट डिपिक्ट्स अबाउट द पॉवर्टी और द डाउन ट्रेडन सेक्शन ऑफ द पीपल। एंड देन वी आर हैविंग मिरेकल प्लेस डेवलप्ड इनटू, ये मिरेकल प्लेस आगे चल के जो है आने वाली एजेस में ये मॉडर्न ड्रामा में कन्वर्ट हो जाते हैं, थिएटर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। Then we are having dear viewers, Chaucer's contribution was important because he wrote in French, Latin, English या Greek। इसने इंग्लिश को बहुत ही ज़्यादा प्रमोट किया था, सो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है इंग्लिश के लिहाज से है। मिडिल इंग्लिश लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, ये मॉडर्न लाइफ को रिप्रेजेंट करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी एंशियंट लाइफ को या फ्यूचर लाइफ को। इट रिप्रेजेंट्स मिडिवल लाइफ डियर व्यूअर्स, उसी लाइफ को जो उस दौर का सिस्टम था, उसी को, उसी सोसाइटी को, कल्चर को ये रिप्रेजेंट करती थी, रिफ्लेक्ट करती थी। Thence we are having medieval writers mainly depended on, ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करते थे, प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर, ओरल ट्रेडिशन, टाइपिंग या कंप्यूटर्स। कंप्यूटर उस टाइम में थे नहीं, टाइपिंग उस टाइम में थी नहीं, और प्रिंटिंग प्रेस लेटली आता है, सो लिहाजा हमारे पास एंग्लो सैक्सन एज में भी ओरल ट्रेडिशन था, इसमें भी ओरल ट्रेडिशन था। द वार्स ऑफ द रोजेज वॉज फॉट बिटवीन, ये किन के दरमियान होता है, आप लोगों को पहले भी बताया, दैट वॉज बिटवीन यू कैन से two English families. It was not between France and England. It was between two families just for the sake of succession of power. Then we are having the peasants were unhappy with, वो किस चीज से अनहैप्पी थे, वो वार टैक्सेस से अनहैप्पी थे नहीं, फूड टैक्सेस से अनहैप्पी थे नहीं, दे वर अबाउट चर्च टैक्सेस नहीं, पोल टैक्सेस उनके ऊपर बहुत ज्यादा जो है इम्पोज किए गए थे, जिनकी वजह से ये रिवोल्ट करते हैं। The revolt showed that peasants were powerless, could challenge authority, were always loyal या had no weapons। डियर व्यूअर्स, यहाँ से आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो इन्होंने रिवोल्ट की हद तक आ गए, तो वो इतने कमज़ोर तो नहीं थे, सो पावरलेस वो नहीं थे। दे वर ऑलवेज लॉयल, लॉयल होते तो वो रिबेलियस नहीं बनते। एंड हैड नो वेपन्स, वेपन तो उस दौर में वैसे भी नहीं थे, वो जो था एक हिसाब से इस दौर में जो भी चीज़ें जंगें वगैरह होती थी तो वो तलवारों के हिसाब से होती थी, स्पेयर हेडेड के हिसाब से, स्पेयर हेड्स के हिसाब से होती थी, बाकी वेपन्स नहीं थे। कुड, और ये भी नहीं है हमारे पास कि हम हेड नो वेपन्स, ये भी बिल्कुल सेंस नहीं दे रहा। लास्टली हमारे पास बचता है कुड चैलेंज अथॉरिटी। इस रिवोल्ट से ये अंदाज़ा लग गया, ये बिल्कुल जाहिर हो गया, प्रूव हो गया कि वो अथॉरिटी को चैलेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि गरीब लोगों की तादाद हर मुल्क में ज़्यादा होती है, तो अगर वो इकट्ठा हो जाएं और स्टेट के अगेंस्ट जाएं तो वो स्टेट को ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। देन वी आर हैविंग द प्रिंटिंग प्रेस वाज इन्वेंटेड बाय, प्रिंटिंग प्रेस किसने इन्वेंट की थी, वो विलियम कैक्सटन नहीं था डियर व्यूअर्स, ये था जॉन्स गटनबर्ग, ही इंट्रोड्यूस इट इन इंग्लैंड। देन द प्रिंटिंग प्रेस मेड बुक्स मोर एक्सपेंसिव, अगर ज़्यादा प्रिंट होंगे और सप्लाई बहुत ज़्यादा होगा, डिमांड कम होगी, मतलब लोग कम होंगे, चीज़ें ज़्यादा होंगी तो चीज़ें सस्ती मिलेंगी ना, सो एक्सपेंसिव नहीं होगा। इट मेड बुक्स मोर चीपर एंड एक्सेसिबल टू द कॉमन पीपल एज वेल। बिफोर प्रिंटिंग बुक्स वर प्रिंटेड, हैंड रिटन, डिजिटल, टाइप्ड, टाइप्ड भी नहीं होगा, डिजिटल भी नहीं होगा, तो प्रिंटिंग पहले थी नहीं, तो उससे पहले हमारे पास क्या था, हैंड रिटन, मतलब हाथों से मैनुअली दे वर एक्चुअली रिटन। लिटरेरी यानरा इज, लिटरेरी यानरा किसको कहते हैं, यानरा कहते हैं फॉर्म को, टाइप को भी कह सकते हो आप, अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर या अ टाइप ऑफ लिटरेचर डियर व्यूअर्स। सो हमारे पास क्या है इसका बेस्ट ऑप्शन, अ टाइप ऑफ राइटिंग। Thence we are having poetry is a type of, poetry is a type of what, ये वार है, पोइट्री वार तो नहीं होती, टेक्स्ट भी नहीं होती, किंग भी नहीं होता, सो इट इज यानरा। ड्रामा इज रिटन टू बी, ड्रामा को अगर लिखा जाता है तो किस लिए लिखा जाता है, परफॉर्म करने के लिए लिखा जाता है, सो डेफिनेटली हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, टू बी परफॉर्म्ड। देन वी आर हैविंग द सिंबल ऑफ द हाउस ऑफ लंकास्टर वाज, इनके सिंबल्स थे, इनको वार ऑफ रोजेस क्यों कहते थे, क्योंकि दोनों जो फैमिलीज थी इनका एक सिंबल था, जैसे कि इलेक्शंस में हर एक को, हर पार्टी को एक सिंबल दिया जाता है, किसी को शेर दिया जाता है, किसी को गुलाब का फूल दिया जाता है, किसी को जो है तलवार दी जाती है, किसी को कलम दी जाती है, सो लिहाजा दे आल्सो हैड सिंबल्स, दे हैड फ्लावर्स। सो हाउस ऑफ द लंकास्टर वाज हैविंग अ सिंबल ऑफ red rose, dear viewers, correct option is red rose, and the symbol of the house of York was white rose. So that's why they were, this war that was fought between these two families was known as war of roses, dear viewers.
Thence we are having the Battle of Bosworth Field took place in, और ये Battle of Bosworth Field, Bosworth जो बैटल थी ये हाउस ऑफ रोजेस वाली वार को ही कह रहा है। इनकी फाइनली वार होती है, जंग होती है, उसके बाद कौन जीतता है और किसका रूल स्टेब्लिश होता है वो आगे स्लाइड्स में हम डिस्कस करते हैं। सो बैटल ऑफ बॉसवर्थ फील्ड टुक प्लेस इन, इट टुक प्लेस इन 1485। ये फाइनली आके जंग पे आते हैं और लड़ाई होती है। किंग रिचर्ड थर्ड वॉज डिफीटेड बाय हेनरी सेवंथ। हेनरी सेवंथ आप लोगों को कुछ याद आ रहा होगा। हेनरी सेवंथ इज द फाउंडर ऑफ ट्यूडोर डायनास्टी, ट्यूडोर डायनास्टी इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में ट्यूडोर डायनास्टी कौन स्टेब्लिश करता है? द सेम पर्सन इन 1485। 1485 में ट्यूडोर डायनास्टी का स्टार्ट लेता है हेनरी सेवंथ। और हेनरी एट का भी आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया कि उसकी क्या हिस्ट्री है डियर व्यूअर्स। एंड देन द बैटल ऑफ बॉसवर्थ एंडेड। बैटल ऑफ बॉसवर्थ किस चीज पे एंड होती है? ये जब वार होती है तो क्या चीज एंड हो जाती है? पीजेंट रिवोल्ट एंड हो जाता है, 100 ईयर्स वार एंड हो जाती है, प्रिंटिंग एंड हो जाती है? नहीं, वार ऑफ रोजेस, जो कि स्टार्ट बहुत पहले होती है लेकिन एंड आके होती है आपकी बैटल ऑफ बॉसवर्थ पे 1485 में, लेकिन ये स्टार्ट होती है 1455 में डियर व्यूअर्स। तो थैंक यू सो मच डियर व्यूअर्स, ये थे हमारे तमाम के तमाम एमसीक्यूज। उम्मीद करता हूँ आप लोग को बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ होगा और ये एज कम्प्लीटली अभी आप लोगों को समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।